सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी मेरठ की है। मेरठ का एक ज़िला खरखौंदा, इसी खरखौंदा ज़िले में एक गांव आता है, फफूड़ा गांव। दरअसल बात है 27 जून साल 2023, यानी अगर आज से जोड़ें तो महज 3 दिन पहले की ये घटना है। इसी गाँव में एक शख्स जिसका नाम था धर्मवीर उर्फ लाला अपनी पत्नी संतरेश और बाकी पूरे परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से रहता था। परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी। प्रॉपर्टी इन द सेंस की जो ज़मीनातें होती हैं, जो ज़मीन थी, जो घर था, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। तो कभी ऐसा होता कि पैसे वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तो ज़मीन का एक छोटा हिस्सा ये लोग निकाल देते, उसके बदले काफ़ी मोटी रकम मिल जाती। कई सालों तक ज़िंदगी एकदम ऐसे से कटती। ये सिलसिला कई सालों से चलता रहा। परिवार भी ठीक ठाक तरीके से रहता रहा, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, अपने काम से काम। इसी बीच 27 तारीख को जो धर्मवीर की पत्नी है संतरेश, वो अपने पति से कहती है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो अगर तुम भी चलते मुझे वहाँ पहुँचा देते, मुझे कुछ सामान लेने हैं तो ठीक रहता, नहीं तो अकेले मैं कहाँ जाऊँगी। जब ये बात धर्मवीर सुनता है तो वो भी कहता है कि आज तो संजोग से उसी जगह पे मेरा भी काम है, तो तुम भी चलो, मैं भी चलता हूँ, तुम अपना काम कर लेना, मैं अपना काम कर लूँगा। इसी वजह से 27 तारीख को दोनों पति पत्नी सुबह सुबह खा पी के निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो संतरेश है वो अपना खरीदारी करती है, धर्मवीर अपने काम पे बिजी। देखते ही देखते शाम हो गई। शाम होने के बाद जो संतरेश है वो लौट के घर पे आ जाती है। अब जैसे ही घर पे आती है और घर वाले देखते हैं कि ये गई थी पति के साथ, अकेले रही है, तो फिर घर वाले थोड़ा सा चौंकते हैं। चौंकने के बाद फिर संतरेश से पूछते हैं कि कहाँ गई थी और तुम्हारा पति यानी धर्मवीर कहाँ है। इस पे जो संतरेश वो बताती है कि धर्मवीर मेरे साथ गए तो थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनको कहीं और काम था, तो उन्होंने कहा कि तुम खरीदारी कर लो, उसके बाद तुम घर चली जाना, मुझे हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। और मुझे लगा कि अब तक तो वो आ गए होंगे लेकिन अब नहीं आए हैं, तो चलिए फ़ोन करते हैं। इसके बाद परिवार वाले धर्मवीर को फ़ोन करते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ। अब परिवार वाले थोड़ा सा परेशान, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अभी शाम हुई है, हो सकता है रात तक लौट आए। परिवार वाले अब इंतज़ार करने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होती है और धर्मवीर जो था अब तक लौट के नहीं आया। फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ। परिवार वाले अब कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं। चिंतित होने के साथ साथ जो धर्मवीर के दोनों भाई थे, दोनों तीनों, उनसे कहते हैं कि अब जाओ और खोजो कहाँ गया है धर्मवीर। अब जो भाई थे वो खोजने निकलते हैं, आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू करते हैं। पड़ोसियों से लेके गाँव की हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ कभी धर्मवीर जाता था, जहाँ पे धर्मवीर की होने की थोड़ी भी संभावना थी। अब इधर पत्नी भी लगातार फ़ोन कर रही है, घर वाले भी लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ। भाई जो थे वो खोज रहे लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं। पूरे परिवार वाले एक तरफ से परेशान कि धर्मवीर कहाँ चला गया। जिससे भी पूछ रहे हैं सबको यही कह रहा है कि धर्मवीर तो आज इधर आया ही नहीं। पत्नी इधर रो रही है, उसका रो रो के बुरा हाल कि मुझसे बोले कि अभी आ जाऊँगा और अब तक आए नहीं, काश मैं उनके साथ ही रहती, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। अब पूरे परिवार वाले जो थे पूरी रात यानी 27 तारीख की रात से लेकर 28 तारीख की सुबह तक धर्मवीर को इधर उधर तलाशते रहते हैं। हर एक रिश्तेदार से पूछते हैं, हर एक हित्र मित्र से पूछते हैं, हर उस जगह जाते हैं जहाँ धर्मवीर का कभी आना जाना था, लेकिन पूरी रात छानबीन में कहीं से भी कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे मन को थोड़ा भी संतोष हो। अब जब कहीं से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला तो फिर परिवार वाले एकदम परेशान। जैसे ही सुबह होती है भाग के थाने जाते हैं। जाने के बाद थाने में पहुंच के मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि कैसे धर्मवीर गया था और जाने के बाद गायब हो गया। अब पुलिस भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर लेती है और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने के साथ साथ जो खोजबीन है वो शुरू कर देती है। अब पुलिस वाले लगातार खोज रहे हैं, आसपास के इलाकों में पता कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, और पूरी छानबीन में, पूरी जाँच पड़ताल में पुलिस वालों को भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा। अब पुलिस वाले भी परेशान कि अब क्या करें। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। देखते ही देखते 28 तारीख बीत गई, 29 तारीख आ जाती है और इसी 29 तारीख को एक दूसरा फ़ोन पुलिस वालों को मिलता है। दरअसल एक शख्स फ़ोन करता है और बताता है कि साहब सुबह सुबह हम लोग मछली पकड़ने गए थे, जो काली नदी है, और इसी नदी के पास हमने एक लाश देखी है। अब पुलिस वालों के पास ये फ़ोन, पुलिस वाले भी परेशान, भाग के वहाँ जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि एक डेड बॉडी जो है नदी में तैर रही।
कुछ लोगों की वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस वाले भी मौके पे पहुँचते हैं, उस बॉडी को निकालते हैं। निकालने के बाद फिर परेशान कि आखिर ये लाश किसकी है, कहाँ से बह के आई होगी, कहीं इसका कत्ल तो नहीं हुआ या फिर कोई और बात। बहरहाल पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेते हैं। लेने के साथ साथ इस लाश के बारे में भी जब छानबीन शुरू करते हैं, तब पुलिस वालों को याद आता है कि एक ऐसी ही कंप्लेन तो मिसिंग की थोड़े दिन पहले ही दर्ज हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी कंप्लेन दर्ज हुई है वही ये शख्स हो। इसीलिए जो पुलिस वाले थे धर्मवीर के परिवार वालों को बुलाते हैं इस लाश की पहचान करवाने के लिए। संजोग से परिवार वाले आते हैं और जैसे उस लाश को देखते हैं तो देखने के बाद फूट फूट के रोते हैं और रोते हुए कहते हैं कि ये तो हमारा धर्मवीर ही है। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों के तो एक तरह से पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक शख्स जो एक दिन पहले गायब था, आज उसकी डेड बॉडी मिल गई, तो कहीं ये मामला कत्ल का तो नहीं है। इसीलिए जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इधर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या आपको कुछ लगता है कि क्यों हुआ ये हादसा, क्या रीज़न रहा होगा, क्या किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई रंजिश तो नहीं थी, कोई पारिवारिक विवाद। इधर तमाम तरह के सवाल पुलिस वाले पूछ रहे थे। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और इस रिपोर्ट में जो मौत की वजह थी वो जब निकल के सामने आई, उसे जानने के बाद जो परिवार वाले थे वो भी एकदम हैरान, क्योंकि जो मरने की वजह निकल के सामने आई थी वो वजह थी डूब के मरना, और डूबना भी इसलिए क्योंकि जो धर्मवीर था वो बहुत ज़्यादा नशे में था। अब जैसे पुलिस वाले ये रीज़न परिवार वालों को बताते हैं तो जो परिवार वाले थे एकदम से बदल जाते हैं। जो अब तक कह रहे थे कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं, अब वो अचानक से कहने लगते हैं कि साहब इसके कत्ल में इसी की पत्नी संतरेश का हाथ है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी बड़ा ताजुब लगता है कि अब ये क्या मामला है, अब तक तो कह रहे थे कि किसी का कोई हाथ ही नहीं, अब अचानक से ये क्या। बहरहाल अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसा आपको क्यों लग रहा, तो इस पर परिवार वाले बताते हैं कि जो संतरेश है इसका कई लड़कों से अफेयर है, हाल में एक सौरभ नाम का लड़का है उससे इसका संपर्क है, इसी वजह से हमको लगता है कि जो संतरेश है उसने ही कत्ल करवाया होगा। लेकिन अब एक महिला जिसका पति इस तरह से मारा गया हो, परिवार वाले चाहे जो बोले लेकिन इस हिसाब से तो अब काम हो नहीं सकता, तो पुलिस वाले क्या करें। इसलिए पुलिस वाले अब उस महिला के कॉल डिटेल निकलवा लेते हैं कि अगर कांटेक्ट होगा, किसी से कोई संबंध होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो संबंध होगा वो फ़ोन वगैरह पे बात तो हुई होगी, अगर बात हुई होगी तो फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तब हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। अब जब कॉल डिटेल निकलवाई गई तो संजोग से जो संतरेश की कॉल डिटेल थी उसमें कई नंबर ऐसे थे जो संदिग्ध थे, और संजोग से जिस सौरभ का नाम आया था उसका भी नंबर मिलता है। अब जैसे ही सौरभ का नंबर मिला तो फिर पुलिस वाले एकदम श्योर हो जाते हैं कि जो संतरेश है उसका कई लोगों से अफेयर तो है। तो जब परिवार वालों की एक बात सही हो सकती है तो हो सकता है दूसरा भी लांछन जो है वो भी सत्य हो। इसीलिए अब पुलिस वाले संतरेश को उठाते हैं और उठाने के साथ तब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। अब चूँकि संतोष भी जो संतरेश थी वो भी कोई पेशेवर क्रिमिनल थी नहीं, पेशेवर अपराधी थी नहीं, तो पुलिस की पूछताछ में ये भी टूट जाती है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों की भी एक तरह से रूह कांप जाती है। दरअसल जो संतरेश थी वो कई लड़कों से संपर्क में थी, उसे कायदे से अगर कहें तो नए नए लड़कों की लत थी, नए नए लोगों से बात करना, उनसे संबंध बताना इसकी हैबिट में अब शामिल हो चुका था। लगातार ये नए लोगों से बात करती, लगातार नए लोगों से संपर्क में रहती, एक लड़का छूटता तो दूसरा, दूसरा छूटता तो तीसरा, और इसी दौरान इसकी मुलाकात सौरभ से होती है। सौरभ से इसकी मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे दोस्ती धीरे धीरे एकदम प्यार में बदल जाती है। अब दोनों के बीच जब प्रेम संबंध स्थापित हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ आए दिन जिस्मानी संबंध भी बनाने लगे, तो इसी दौरान जो परिवार वाले थे इन्होंने एक ज़मीन का मोटा हिस्सा बेचा था। ज़मीन का मोटा हिस्सा बेचने के बाद फिर अच्छी खासी रकम आई थी। सारे भाइयों में वो रकम बराबर बटी और लगभग 5 से 6 लाख रुपए जो धर्मवीर उर्फ लाला था उसके भी हिस्से में आ गया। अब जैसे ही 5 से 6 लाख रुपए आया तो फिर जो संतरेश थी और जो सौरभ थे, इन दोनों को एक आइडिया सूझता है कि क्यों ना जो धर्मवीर है इसको रास्ते से हटा दें और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। तो फिर क्या करें, तो फिर इन दोनों के बीच एक प्लान बनता है। प्लान में 2 लोग और शामिल होते हैं। फिर इसी प्लान के तहत जब 27 तारीख को जो संतरेश थी वो धर्मवीर को लेकर निकलती है तो फिर सौरभ उसको रास्ते में मिलता है।
सौरभ उसको बुलाता है। बुलाने के बाद बाकी 2 लोग और थे। ये तीनों चारों लोग मिलके काली नदी पे जाते हैं। जाने के बाद फिर बाकायदा वहाँ शराब पीते हैं। पीने के बाद उसी शराब में कुछ नशे की गोलियाँ मिला दी जाती है। अब जैसे उन नशे की गोलियों का असर होता है धर्मवीर के ऊपर, तो धर्मवीर एकदम बेहोश। उसके बाद उसको मार पीट के उसी काली नदी में फेंक देते हैं। और चूँकि नशे में था और होश में नहीं था, तो डूबने की वजह से मौत हो जाती है। इधर जो पैसे थे 5 से 6 लाख रुपए, उन पैसों को जो संतरेश थी वो सौरभ को दे देती है, यानी अपने प्रेमी को। तो गजब की दुनिया है, गजब की चीज़ें हैं कि कैसे 5 लाख रुपए आने के बाद फिर अपने ही पति को रास्ते से हटाया गया। बहरहाल अभी 1-2 दिन में मामला कोर्ट में जाएगा। उसके बाद फिर कुछ रिमांड वगैरह मिलेगी, फिर कई चीज़ें और सामने आएंगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे। और मेरा सवाल था कि 2021 में जो राजपथ है भारत का, भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में किस दूसरे देश के सशस्त्र बल ने भाग लिया था। आमतौर पे जब भारत का गणतंत्र दिवस है तो भारत के जो सैन्य बेड़े होंगे, जो तरह तरह के जहाज़ हैं, जो तरह तरह की नौसेनाएं के अलग अलग बटालियन हैं, वो सारे लोग पार्ट्स लेते हैं, अपने अपनी कलाकारियाँ दिखाते हैं, लोगों को एकदम सरप्राइज़ कर देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो अगर कोई दूसरा देश भाग ले रहा तो उसका क्या कारण था? तो दरअसल जो बांग्लादेश है उसने साल 2021 में उसके कुछ सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। और इसका रीज़न था कि जो साल 2021 है ये बांग्लादेश की आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ थी और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का एक अहम रोल रहा है। इस वजह से जो बांग्लादेश के सैनिक थे वो भारत के साथ आए थे और आपने कुछ प्रदर्शन किया था अपने शौर्य का। और इस सवाल का जो सही जवाब वो दिया है दीपक जटराना जी हैं, समृद्धि जी हैं, अवंती होरू जी हैं, यश खान जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं और संजय कटारिया जी हैं न्यू दिल्ली से, सकत्तर सिंह जी हैं और ये पंजाब के एक तरह से सरपंच भी हैं, अजय गर्ग जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी हैं, आरती मंगोलकर और शायद नमिता पटनायक जी हैं, मासूम कुरैशी जी हैं, महादेव शर्मा जी हैं, अंशुल जी हैं और दिव्या छत्री जी हैं आसाम से, सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं, रजत पंडित जी हैं, आबिद खान बबलू जी हैं और 1-2 लोगों ने सही जवाब दिया था, लेकिन शायद यूट्यूब का कुछ ग्लिच है और ये मैं बहाना नहीं मार रहा, चूँकि उनका नाम जब मैं देख रहा था तो पता नहीं क्या यूज़र 123 वो यूज़र 154। तो आप लोग जब जवाब दें तो प्लीज़ अपना नाम भी नीचे मेंशन कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एज ए क्रिएटर मुझे बस यूज़र या सब्सक्राइबर ही दिखता है तो नाम नहीं ले पाता। और ऐसे एक भाई ने कंप्लेन भी किया था, शायद साहिल खान नाम था या फिर कुछ और था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो यूज़र हो गया था कि मैं सही जवाब देता हूं लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते। तो भैया प्लीज़ एक बार आप अपना नाम भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने जवाब के साथ। और आज आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ इसलिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं उनके नाम का फुल फॉर्म क्या है, यानी जो APJ है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।